दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी। चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ। एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि डायबिटीज़ होने में ऐसे कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। और अगर समय अनुसार उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। देखिए आज की डेट में डायबिटीज़ का रोग जो है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कम से कम 34 मिलियन पेशेंट्स जो हैं इंडिया में होंगे और उनमें से 13-14 मिलियन ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ हो रखी है, उन्हें डायबिटीज़ का रोग चल रहा है। तो देखिए ये आम तौर पे आज की डेट में अर्बन एरियाज़ में जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, उनमें ये रोगी ज़्यादा हो रहे हैं और रूरल एरिया में, गाँव के इलाकों में ये रोग की मात्रा कम है। कारण क्या है कि अब लाइफ़स्टाइल बदल गई है, लोगों को खाना-पीना चेंज हो चुका है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ जो है बहुत कम हो गई है, लोग अपने शरीर से काम ज़्यादा नहीं लग लेते हैं, मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी है। इन सब कारण की वजह से उन्हें डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत सारी डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें भी वो रोगग्रस्त हो रहे हैं। देखिए आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि डायबिटीज़ का जो रोग है ये केवल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डिस्टरबेंस की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज़। ये बहुत सारे और चीज़ों की वजह से भी ये डिस्टरबेंस ला देता है। हमारी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है, फैट मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर देता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से हो जाती हैं। तो देखिए अगर हम अर्ली स्टेज में अगर डायबिटीज़ को हम डायग्नोस कर लेंगे, अर्ली स्टेज में ये पकड़ में आ जाएगी, तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनसे हम बच सकते हैं और आने वाले समय में हम अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सुधार ला सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन में बड़ी-बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको गिनाता हूँ। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन डाउन हो सकती है, आँखों का चश्मे का नंबर जो है वो चेंज होता जाता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता जाएगा, हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं, एंजाइना अटैक हो सकता है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हमारे पेट के रोग बन जाते हैं, किडनीज़ जो हैं वो दिन प्रतिदिन डैमेज हो जाती हैं, किडनी फेलियर हो सकती है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। जितनी हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स हैं उसमें नुकसान आ सकता है। हाई जैसे मैंने बात किया हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन सकते हैं और साथ ही साथ इम्पोटेंसी हो जाती है। नर्व्स जो हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, हाथ पैरों में सुन्नपन होना रहना शुरू हो जाता है, नमनेस आ जाती हैं और ऐसी शरीर जो है दिन प्रतिदिन उसका वेट लॉस होता चला जाता है, वीकनेस आती चली जाती है, काम करने का मन नहीं करता है, लेथार्जिक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो कि डायबिटीज़ की चपेट में नहीं आता, डायबिटीज़ रोग से ग्रस्त नहीं होता। इसलिए अर्ली स्टेज में ही अब हम बात करते हैं, अगर इसे हमने पकड़ लिया, डायग्नोज़ कर लिया, तो फिर क्या होगा कि हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जो मैंने भी आपके साथ चर्चा की, उससे बच जाएँगे। अब देखिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि अगर आपके को ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर उसका आपने ध्यान रखा, तो क्या होगा कि आप बहुत जल्दी डायबिटीज़ को कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, डायग्नोज़ करा लेंगे और समय अनुसार अपना इलाज, अपना खान-पीन, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेंगे, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएँगे। पहले बात करते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को, माँ-बाप को अगर डायबिटीज़ है, तो चांसेस हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। अगर केवल माँ को है या फादर को है, अगर इन दोनों में से किसी एक को भी है, तब भी चांसेस हैं कि आप डायबिटीज़ के मरीज़ बन सकते हैं। अगर इतना ही नहीं, मान लीजिए माँ-बाप को नहीं है, लेकिन आपके ब्रदर को है, सिस्टर को है, तो अगर उनको डायबिटीज़ है, तो आपके चांसेस भी हो सकते हैं कि आप डायबिटीज़ से सफ़र कर लें। तो इसलिए समय अनुसार साल में 1-2 बार अपनी जाँच ज़रूर कराते रहना चाहिए। फिर देखिए बात करते हैं ओबेसिटी की। अगर सीवियर ओबीज़ हैं, ज़्यादा मोटे हैं, आपका जो एब्डोमिनल ग्रथ जो है वो अगर 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, आप अपनी हाइट से अगर वेट ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को
देखा गया है कि वो भी डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं। लगभग अगर आपका वेट 20% ज़्यादा है तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में या तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है या आने वाले समय में हो जाएगी। इसलिए अगर आप अपना वेट कम कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक परेशानी आ जाती है, उससे बच जाएंगे। और आपको समय अनुसार अगर आपने अपना वेट डाउन कर लिया तो शुगर होने का, डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाता है। फिर बात करते हैं, देखिए कभी आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराया हो जिसे जीटीटी टेस्ट कहते हैं, और अगर डॉक्टर ने बताया है कि ये एक वार्निंग सिग्नल है, अभी आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को डॉक्टर से पूछ के, खाने पीने का सारा उनसे पूछ कर और फिज़िकल एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करके आप उसको इस स्टेज से बच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर आपका इम्पेयर्ड है तो ऐसे पेशेंट्स को भी अपनी जांच अगर है तो उसके लिए भी साल में 1-2 बार डायबिटीज़ का टेस्ट करा लेना चाहिए। फास्टिंग शुगर भी चेक कराएं और खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर है उसे भी चेक कराते रहना चाहिए। फास्टिंग शुगर मतलब कम से कम 8 घंटे आपका बिल्कुल फास्टिंग होना चाहिए, कुछ भी ना खाया हो, केवल आप सादा पानी पिया हो सकता है। और जो 2 घंटे की शुगर है, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद आपने जो भी खाना खाया है उसके बाद आप अपनी शुगर चेक कराएं। अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आती है, इसकी चर्चा मैं फिर करूंगा कि क्या क्या नॉर्मल रेंजेस होते हैं, कौन सी नॉर्मल रेंज है, कौन सी प्री डायबिटिक स्टेज है और कौन सी डायबिटिक स्टेज है, इसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे। यहाँ केवल इतना जान लीजिए कि आप अपना जो ब्लड शुगर है, फास्टिंग का भी और खाना खाने के बाद की शुगर भी, वो हमेशा नॉर्मल रेंज में रखिए। ऐसा भी देखा जाता है कुछ इस प्रकार के बुखार होते हैं तो उनमें ब्लड शुगर एकदम शूट कर जाती है, और जब वो बुखार उतर जाता है, कंडीशन में आ जाते हैं, तो ब्लड शुगर भी नॉर्मल आ जाती है। अगर ऐसी कोई स्टेज है तो अपनी जांच साल में 1-2 बार ज़रूर कराते रहें, क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स भी आगे चल के उन्हें डायबिटीज़ हो जाती है। फिर देखिए, अगर आपको कोई पेनक्रियास का कभी रोग लगा हो, क्योंकि पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशंस करते हैं। अगर आपका पेनक्रियास डैमेज हो चुका है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, ये पेनक्रियास जो होता है, हमारे स्टमक जो होता है उसके नीचे की तरफ और पीछे की तरफ ये एक ग्लैंड होती है जिसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशंस करते हैं। ये इंसुलिन जो है हमारे सारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम से जाती है, और हर सेल में इंसुलिन की मदद से ही कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी बनती है। तो अगर ये इंसुलिन, अगर आपका पेनक्रियास ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, बीटा सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा, तो उस स्टेज में भी क्या होता है कि डायबिटीज़ होने का खतरा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो बहुत अल्कोहल लेते थे, बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते थे, तो उनको भी अगर पेट में दर्द बार बार होता है तो अपनी जांच ज़रूर शुगर की कराएं, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आने वाले समय में वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स बन सकते हैं। फिर बात करते हैं जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, और देखा गया है कि 40 साल के बाद डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो शरीर का वज़न बढ़ चुका होता है, शरीर की एफिशिएंसी कम हो चुकी होती है, जो पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं वो या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम कर देते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है कि शरीर का इतना मोटापा हो जाने की वजह से इंसुलिन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता सेल्स के अंदर, या ये दोनों बातें हों कि इंसुलिन सिक्रीशंस भी कम हो रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाए, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है। फिर बात करते हैं, देखिए वो लेडीज़ जो जिनका बार बार अबॉर्शन होता है, या उनके जो बच्चे होते हैं वो बर्थ डिफेक्ट में होता है, तो ऐसे लेडीज़ को भी अपना शुगर जो है वो समय अनुसार समय समय पे कराते रहना चाहिए। और आम तौर पे गस्टेशनल एक डायबिटीज़ होती है जो 24 वीक से लेके 28 वीक के अंदर, ऐसे लेडीज़ को अपना ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए कि अगर कहीं वो शुगर से तो ग्रस्त नहीं हो गई हैं, और डिलीवरी होने के बाद वो शुगर जो है आम तौर पे उन लेडीज़ का वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसके साथ साथ
देखिए और क्या होता है कि जैसे मैंने बात की, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा तनाव की स्टेज में कोई पेशेंट्स आ चुके हैं, तो उसमें भी ब्लड शुगर जो है, इतना तनाव में रहने की वजह से जो हमेशा बने रहते हैं, तो उनमें भी ब्लड शुगर शूट कर जाती है। तो ऐसी स्टेज में अगर बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त जो लोग रहते हैं, उन्हें भी अपना ब्लड शुगर जो है समय अनुसार कभी साल में 1-2 बार ज़रूर चेकअप कराते रहना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, मान लो अभी उन्हें डायबिटीज़ डिक्लेयर नहीं हुई है, वो भी लोग जो है प्री डायबिटिक से कहीं डायबिटीज़ में कन्वर्ट तो नहीं हो गए, तो उन लोगों को भी अपना शुगर साल में 1-2 बार ज़रूर चेकअप कराते रहना चाहिए। और जो लोग अमेरिकन्स हैं या एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन लोगों में ये देखा गया है कि शुगर की जो बीमारी है, जो डायबिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी अपना शुगर साल में 1-2 बार ज़रूर चेकअप कराते रहना चाहिए। या देखिए, जिन लोग गॉल ब्लैडर की कोई शिकायत हुई, या हार्ट अटैक हुआ, या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कभी स्ट्रोक हुआ है, या हार्ट या क्या कहते हैं एंजाइना का कोई रोग है, या और कोई नर्व इंजरीज हो गई हैं, तो उनको भी अगर थोड़ा बहुत भी अटैक पड़ा है और डॉक्टर्स ने चेकअप करके आपको ये रोग बताए हैं, तो डॉक्टर्स तो ज़रूर इसके लिए डायबिटीज़ के लिए चेकअप कराएंगे। अगर किसी वजह से वो चेकअप नहीं हुआ, तो आप स्वयं जाकर लैब में जाकर अपना ब्लड शुगर का ज़रूर चेकअप कराएं। कहने का मतलब ये है कि साल में 1-2 बार अपना खर्चा अपने इन्वेस्टिगेशंस पे एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के तौर पे डॉक्टर के पास जाकर, और फिर इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन, जो इम्पोर्टेंट लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनकी जांच जरूर करा लेनी चाहिए। मान लीजिए आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत बड़ा हुआ आया, आपको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आया, या और कोई इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आपको आ रही हैं, आप मतलब हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहा है, कमजोरी बहुत होती जा रही है, वेट लॉस होता जा रहा है, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, या और कोई भी ऐसी समस्या आती है, तो आप डॉक्टर ज़्यादा डिले ना करें, समय अनुसार जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि शुगर जो है, ये जो डायबिटीज़ है, ये एक दीमक का काम करती है, शरीर को धीरे धीरे खा जाती है और पेशेंट को पता भी नहीं लगता। तो इसलिए अगर आप समय अनुसार इसकी जांच करा लेंगे, तो क्या होगा कि आप उसका इलाज हो जाएगा, उसके बारे में आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से आप डायबिटीज़ की होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। अब छोटी सी बात करते हैं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको, लेकिन जर्नल सबके लिए, चाहे वो अभी डायबिटिक हैं या नहीं हैं, एक जनरल बात मैं कहता हूँ कि सबको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओवर डाइट कभी नहीं करनी चाहिए, बैलेंस डाइट हमेशा खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का गेट है। इसके अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इसका डिसीज़न आपको लेना है। तो इसलिए हमेशा एक सामान्य रूप में अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, जिसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हों, फ्रूट्स भी हों, सब्जियां भी हों। मतलब एक साधारण एक बैलेंस डाइट रखिए, और कभी भी अपना वेट ओवर वेट ना होने दीजिए, ओबेसिटी ना आने दीजिए। मैदे के आइटम कम से कम खाएं, फास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, जितने भी ये जूसेस आते हैं, डब्बा बंद जूसेस आते हैं, इनको बिल्कुल अपने किचन से आउट कर दीजिए। अपना नेचुरल खाना खाइए, मिकदार में खाइए, और सारी उम्र आप खाते रहेंगे। अन्यथा क्या होगा कि ये डायबिटीज़ हो जाने के बाद, एक बार हो गई और उसका अगर वो दवाइयों से नहीं गई, तो फिर देखिए कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे। और इसलिए अभी ही संभल कर, अगर ये रिस्क फैक्टर में ये भी शामिल करिए कि बैलेंस डाइट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में 5 दिन जो है फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, चाहे जिम में जाएं, चाहे जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, घूमिए, सैर करिए। जितनी आप फिज़िकल एक्सरसाइज लेंगे, क्योंकि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सिटीज़ में ख़ास तौर पे लोग बिल्कुल फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, कोई उनके शरीर से काम नहीं लेते, तो जिसकी वजह से वो फिर दिन प्रतिदिन हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा फैक्टर है, अपने लिए 1 घंटा निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए,
बैलेंस डाइट खाइए, मेजॉरिटी जो है आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, बहुत सारे रोगों से बच जाएंगे और आपका खर्चा भी आने वाले समय में कम बना रहेगा। नहीं तो डॉक्टर्स, दवाई और आप, इतना आपकी जिम्मेवारी में आ जाएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज ही समझ जाइए, आज से ही खाने का ध्यान रखिए और अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।